Hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. And here I am with a very important lecture for all JEE aspirants. तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस लेक्चर इज फॉर JEE 2024 एंड 2025 स्टूडेंट्स. हाँ, अगर 23 वाले बच्चे हैं, उन्होंने कोलिजन थ्योरी पढ़नी है, रिएक्शन मैकेनिज्म का कंसेप्ट पढ़ना है, तो बिल्कुल ये लेक्चर देख सकते हैं. अगर रिवीजन करना है, ऑल्दो अब वो बच्चे पढ़ ही लिए होंगे अभी तक, लेकिन फिर भी अगर उन्हें कोलिजन थ्योरी पढ़नी है तो वो पढ़ सकते हैं. और ये जो थ्योरी है ना, कोलिजन थ्योरी, ये एक ऐसी थ्योरी है जो एकदम फंडामेंटल थ्योरी, मतलब ये आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ही ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है जो आज के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपको, और कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. तभी आप समझ पाएंगे केमिस्ट्री का जो एक्सट्रैक्ट है वो समझ पाएंगे, कोई रिएक्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो सब आप तभी समझ पाएंगे. तो बिल्कुल आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, और अगर आप फील करते हैं कि हाँ, ये जो पढ़ाया गया है ये सच में हाईली कॉन्सेप्चुअल है, जो कि बिल्कुल आप करेंगे अगर आप प्रॉपरली वॉच करते हैं लेक्चर को पूरा, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, तो आप क्लियरली ये चीज़ फील करेंगे. एक्चुअली दिस इज आवर 7th लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसको मैं पब्लिकली पोस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक दैट एवरी स्टूडेंट शुड नो प्रॉपरली. तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ यार, ये हाईली कॉन्सेप्चुअल और मज़ेदार चीज़ पढ़ाई गई है, और अगर आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, मज़ा आता है, तो आप हमारा केम IIT ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. अगर बच्चों को नहीं पता है तो मैं बिल्कुल बता दूं, आपको इस ऐप में बहुत अच्छे तरीके से कोर्सेज मिल जाते हैं, जहां पर अभी फ़िलहाल में हमारे पास कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री एंड कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मेरे से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, टॉप नॉच लेवल की. और कुछ चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के बचे हुए हैं, बच्चों का बहुत मैसेज आ रहा है कि सर ये चैप्टर बचा हुआ है, सर छोटा सा मोल कंसेप्ट बचा हुआ है, सर रेडॉक्स बचा हुआ है. वो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, ऑल्दो कि 2 जून से लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, बट जो प्री रिक्वेस्ट्स है फॉर अदर चैप्टर्स वो हमने कर लिए, और हमारे पास अभी साल भर का समय है. आप बिल्कुल भरोसा करें इस बात पर कि आपको अभी कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें उसमें अपन ऐड करने वाले हैं इसी कोर्स के अंदर. लेक्चर्स तो ऑलरेडी हमारे सभी कंप्लीटेड हैं लगभग. एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा हुआ है, आइडियल गैसेस बचा हुआ है, रेडॉक्स बचा हुआ है, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री बचा हुआ है, और अगर एक आध छोटा मोटा चैप्टर छूट रहा होगा तो वो भी हो जाएगा. ऑल्दो सभी जायंट चैप्टर्स हो चुके हैं. मोल कंसेप्ट यूट्यूब पर हमने 6 लेक्चर 7 लेक्चर अभी किए हैं, और एक आध लेक्चर बचा हुआ है मोल कंसेप्ट के लिए, वो भी हो जाएगा. तो आपको बहुत अच्छी वैल्यूज में और ऐड करूंगा इसमें, बिकॉज अभी हमारे पास साल भर का समय रहेगा, जो कि मैं सिर्फ 24-25 वाले बच्चों के लिए डिवोट करने वाला हूँ. तो अभी थोड़ा सा 23 एग्जाम की वजह से थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, एंड फॉर दैट रीज़न मैं अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड कर रहा हूँ, बट ऑलरेडी बहुत चीज़ें आपके पास हैं. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप एक बार चेक करिए. और अगर आप नए हैं तो आप ये टॉपिक मेरे से पढ़िए, उसके बाद आप फील करेंगे अगर कि हाँ यार, इस तरह से पढ़ना आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, तो बिल्कुल आप चाहें और लें. कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ. हमने IUPAC पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमने आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा स्ट्रक्चरल स्टीरियो कन्फर्मेशंस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट कर ली है. कुछ क्वेश्चंस के लेक्चर बचे हुए हैं बस उसमें. एंड अब नेक्स्ट टारगेट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है. ये अभी चल रहा है, ये ऑनगोइंग है, ये भी लेक्चर्स इसमें आ रहे होंगे, और ये हमारा ऑलमोस्ट डन है. छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हुए, बिल्कुल बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में अवेलेबल है, तो आप जाएं और एक बार चेकआउट करें ज़रूर, ठीक है. और 23 वाले बच्चे, आपके पास अभी भी 4-5 दिन का समय है, तो आप अगर चाहें तो बहुत अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है. टेस्ट सीरीज एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस अवेलेबल है इन अवर केम IIT ऐप.
आप उसे बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 टेस्ट पेपर्स आर देयर विथ वेरी रेलिवेंट और वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, मतलब मिक्सचर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो आज का जो टॉपिक है उसको बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करते हैं। पूरी देखेंगे वीडियो, एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे, आपको मज़ा आएगा, पक्की बात है, ठीक है। विथ लेक्चर नंबर 7 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, and this will be probably the most important lecture of the chapter. इस लेक्चर में हम रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, और ये लेक्चर जो पिछले लेक्चर्स रहे हैं अभी तक वो काफ़ी मैथमेटिकल रहे हैं, उनसे काफ़ी अलग रहने वाला है। ये लेक्चर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल रहेगा, दिस इज हाईली कॉन्सेप्चुअल, और कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जेईई एडवांस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए, एडवांस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, दैट इज कोलिजन थियोरी। ऑल्दो इसकी एक यूट्यूब वीडियो भी मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो वो भी अवेलेबल है, बट मैं इसको एक बार री रिकॉर्ड करता हूँ ताकि सबके पास प्रॉपरली ये पहुँच पाए, और पेड कोर्स के लिए हमने इसे एक बार फिर से रिकॉर्ड करना ठीक रहेगा, एक बार फिर से करते, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक। बहुत मज़ा आएगा आपको ये पढ़ने में, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत जगह ये थ्योरी बहुत ही अजीब तरीके से पढ़ाई जाती है और बच्चों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाता है, चीज़ें प्रॉपरली नहीं समझ आती कि यार हो क्या रहा है। कोई बोलता है ऐसा कोलिजन हो रहा है तो बॉन्ड टूट जा रहे हैं, वगैरह वगैरह तमाम कहानियाँ चलती हैं, प्रचलित हैं। मैं कहूँगा ऐसी कहानियों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। जो बेहतरीन चीज़ आपको बताने वाला हूँ आज, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करें, और 24 वाले एस्पिरेंट्स भी आप एक बार बिल्कुल कोलिजन थ्योरी की मेरी वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे जब आप एग्ज़ाम देने बैठे, तो ठीक है। इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर, आपको ये समझने में लगेगा। सो चलो पहले तो थोड़ा बेसिक से बात करते हैं बेटा। रिएक्शन मैकेनिज्म, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्प करेगा। मैं तो कहता हूँ केमिकल काइनेटिक्स पूरा चैप्टर ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करता है। सो नॉर्मली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले ये चैप्टर पढ़ाना चाहिए, यस 11th क्लास में ही पढ़ाना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक वाले रिएक्शंस नहीं देखेंगे कि SN1 SN2 का डिटेल पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं। रिएक्शन मैकेनिज्म पे एक ओवरव्यू, ये कुछ जनरल बातें, क्या होता है रिएक्शन, कैसे होता है रिएक्शन, इन बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जब रिएक्शन हो रहा होता है तो अंदर क्या होता है। तो फिलहाल आप ऐसे समझिए, ये होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इससे समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स में भी बहुत बार आपने पढ़ा होगा। दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसमें ये तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट हम बोल देते हैं कि रिएक्शन जो प्रोसीड कर रहा है सामने, तो रिएक्शन के आगे जाते तक उसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, कोई नंबर या यूनिट नहीं है इसका। और वाई एक्सिस एक्चुअली यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस हमारी पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ध्यान से समझना इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को। अब देखो यहां पर कुछ ऐसा डायग्राम मैंने बनाया, तो ये सब बातें तो आपको हो सकता है पता हो कि इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। वो सब बातें तो बहुत ही बेसिक बातें, वो समझ भी आ जाता है, समझाने का उसमें कुछ नहीं। समझाने का क्या है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक बढ़ रहा है, फिर यहां से यहां कम हो रहा है, ये ऊपर रह गया, ये नीचे है। तो पहले तो ये मैं बोलूंगा कि चलो ये रिएक्टेंट है मान लो, ठीक है। दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दिस द प्रोडक्ट। आप ऐसे सोचो रिएक्शन कौन सा हो रहा है सर, चलो ऐसे आर्बिट्री एक रिएक्शन मान लो, A2 और B2 रिएक्ट करके 2AB बना रहे हैं, A2 और B2 रिएक्ट करके 2AB बना रहे हैं, ये मेरा रिएक्शन है। तो इस दौरान क्या हो रहा होगा,
अच्छा, एक फंडामेंटल बात आपको पता होगी कि जब भी बॉन्ड टूटता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ये बात आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी। तो यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि ए और बीबी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ए और बीबी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब एक सवाल आता है मन में बच्चों के, और यही सब सवालों का बहुत ही गलत सलत आंसर बच्चों को मिलता है। अभी ध्यान से सुनना, क्या सवाल आता है। मैंने बोल दिया कि ए और बीबी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक सवाल आया कैसे ब्रेक हो रहा है। एक सवाल ये आया होगा ब्रेक कैसे हो जाएगा सर, क्यों हो जाएगा ब्रेक। नहीं, पहले तो आएगा कि क्यों होगा ब्रेक, ऐसा आ रहा होगा मन में, क्यों ब्रेक हुआ। दूसरा आएगा अच्छा ठीक है तो हाउ, कैसे ब्रेक हुआ। तो जनरल जो इसके आंसर मिलते हैं ना, वो क्या मिलते हैं वो मैं आपको पहले बोलता हूँ। जो आंसर्स बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बट मैंने बहुत बड़े बड़े टीचर्स को भी ऐसा आंसर देते हुए सुना है, खासकर कि ये वाई का आंसर तो ये देते सुना ही है। वाई मतलब कि क्यों हो रहा है ये, तो कुछ बोलते हैं बेटा इसलिए हो रहा है ना। रिएक्शन क्यों हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम करा रहे हैं रिएक्शन, तो हम करा रहे हैं तो होगा ना। कुछ ऐसी बातें, मतलब आपको ज़बरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश। फिर बच्चा भी बोलता है हाँ ठीक ही बोल रहे होंगे, करा रहे हैं इसलिए हो रहा है रिएक्शन। बट जब आपको वाई का आंसर करना है तो सिर्फ आपको एक आंसर करना है, क्यों हो रहा है ये रिएक्शन। तो आप ये बोलो कि ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके होने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है। सर फील नहीं हुआ, फील नहीं होती ये सब बातें एविडेंट होती हैं, लॉज के थ्रू हम प्रूव कर पाते हैं। तो कोई भी पूछे क्यों हो रहा है यार ये रिएक्शन, तो आपको ये बोलना है कि इसके होने से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही होगी। आई होप आपने थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ मेरे से पढ़ा होगा। फिर क्योंकि इससे पहले एक और बातें चलती थी कि अच्छा स्टेबल हो रहा है इसलिए होगा रिएक्शन। फिर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल सड़ा सा चिपका दिया जाता है, तुम भी कुछ काम इसलिए करते हो ना कि तुम स्टेबल हो जाओ, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ऐसा अगर स्टेबल हो रहा हो तब तो फिर वही रिएक्शंस होंगे जिसमें उसकी एनर्जी कम हो जा रही हो, मतलब सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हों वही होने चाहिए। बट ये देखो, ये जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया है, इसमें प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन में तो स्टेबल नहीं हो रहा है प्रोडक्ट, मतलब आपके हिसाब से जो स्टेबिलिटी है एनर्जी से ही तो बोलते हो, तो ये तो नहीं हो रहा है स्टेबल, बट फिर भी रिएक्शन तो हो रहा है। तो ये स्टेबल वाला फंडा भी फालतू है। हम करा रहे हैं इसलिए हो रहा है, ये भी वाहियात है। तो सही क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके होने से डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है, दैट्स इट। अब हाउ, ये बॉन्ड टूट कैसे रहा है, ये भी एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है विच नीड्स टू बी आंसर्ड। ये बॉन्ड टूट क्यों रहा है, तो समझो इस बात को। अभी आप आगे पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, उसमें ये बात बताई जाती है कि बॉन्ड कैसे टूट रहा है। तो बोला जाता है बेटा देखो ना, ऐसा टक्कर हो रहा है ना, ऐसे टक्कर हो रहा है तो टक्कर से ना बॉन्ड टूट जाता है ना। फिर बच्चों को शुरू में तो लगता है यार कि क्या बात है, ये टक्कर से टूट जाता है। फिर बच्चा भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है यार अब क्या बोले, यही बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आसपास मिल रहा है हमको, तो ठीक है क्या बोले। तो पहली बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, कोई टक्कर वगैरह से नहीं टूटता है बॉन्ड। हाँ, कोलिजन थ्योरी में एक दो पॉइंट्स हैं ऐसे जिसको पढ़ने के बाद आपको लग सकता है कि हाँ सही है यार, टक्कर से ही टूट रहा है। एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन उन पॉइंट्स का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो मतलब है, वो थोड़ा अलग है। उसके लिए थोड़ा अलग परसेप्शन से देखना होगा। वो क्या पॉइंट्स हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो अभी तक हमने बेटा क्या बताया आपको कि भाई ये क्यों हो रहा है, अब कैसे हो रहा है।
तो आपने देखा होगा कि कोई भी रिएक्शन जब होता है, तो एक गिवन टेम्परेचर पर होता है ना, एक गिवन टेम्परेचर पर। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो लोअर टेम्परेचर पर नहीं हो रहे होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे होने लगते हैं, ऐसे रिएक्शंस होते हैं। सो एक्चुअली जब आप टेम्परेचर दे रहे होते हो, जब आप टेम्परेचर दे रहे होते हो तो आपने एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी मॉलिक्यूल को, आपने एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट इन आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो पब्लिक भी है लेक्चर शायद, तो अगर कोई बच्चा देखना चाहता है तो वो देख सकता है, अगर किसी ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं परचेज किया हुआ है तो। काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन। तो जब आपने एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया इस सिस्टम को, जब आपने कोई टेम्परेचर प्रोवाइड किया, दैट मीन्स यू हैव प्रोवाइडेड अ काइनेटिक एनर्जी। अब हो क्या रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, बिकॉज बॉन्ड्स हैं भाई, बॉन्ड्स हैं तो बॉन्ड्स की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी हैं, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी, और काइनेटिक एनर्जी। नाउ मैं ये बोल रहा हूं कि ये बॉन्ड टूट रहे हैं। अच्छा, टूट क्यों रहे हैं? उसका आंसर दे चुके हैं। टूट इसलिए रहे क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है टूटने का, ठीक है। कैसे टूट रहे हैं? टक्कर से नहीं टूट रहे। इट इज जस्ट अ नॉर्मल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज जस्ट अ नॉर्मल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक सिंपल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट्स इट। मतलब ये कि ये बॉन्ड जब टूट रहे होंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो कुछ कम होना चाहिए। क्या कम होगा? काइनेटिक एनर्जी। जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी एंड काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो इससे एक छोटा सा पॉइंट अभी आप दिमाग में रखो, काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको एक मिनिमम टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है, एक मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि उस बॉन्ड को पूरा तोड़ने के लिए उसके पास एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? बॉन्ड को तोड़ने के लिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो होनी चाहिए। सोचो, ये मॉलिक्यूल्स ए और बी थे, इनका बॉन्ड टूट रहा है ऐसा, ए तो बी ऐसा टूट रहा है। टूटेगा, पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। अच्छा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ी है तो इतनी काइनेटिक एनर्जी कम भी होनी चाहिए, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी कम भी होनी चाहिए। और इतनी काइनेटिक एनर्जी कम कब होगी? जब उतनी काइनेटिक एनर्जी एटलीस्ट उसके पास होगी, जब एटलीस्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी। इस वजह से वी से कि एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, और इस एनर्जी को ही हम बोलते हैं, ये जो एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत सारी चीजें आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले भाई, हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो जाए लेक्चर, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिंस ये एक लेक्चर रह गया था फॉर 24 स्टूडेंट्स, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको थोड़ा लंबा करके सभी टॉपिक्स को इसी में कवर कर दिया जाए। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। चलो, एक टर्म तो समझ आया, और ये समझ आ गया आपको कि रिएक्शन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। दीज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैक्सिमम बच्चों का ये डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो अब यहां पर क्या है, तो इस पॉइंट को आप सोचो, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बॉन्ड्स पूरी तरह से टूट चुके हैं, और बीबी बॉन्ड्स जो हैं, मतलब ए और बीबी बॉन्ड्स पूरी तरह से टूट चुके हैं, और ए बी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं टू फॉर्म बॉन्ड्स। ए और बीबी ऑलमोस्ट टूट चुके हैं, पूरे ही टूट चुके हैं। वो एक लास्ट कोई डॉट है बचा हुआ, ऐसा सोच सकते हो। और बीबी बॉन्ड्स भी टूट चुके हैं, और ए बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हैज जस्ट स्टार्टेड टू बिगिन।
मतलब started to form. तो क्या ये पॉइंट जो होगा, will this be the maximum potential energy वाला स्टेट? जी हाँ, क्योंकि बॉन्ड्स अभी बने हैं ही नहीं, सब टूटे पड़े हुए हैं बॉन्ड्स, लेकिन इसके बाद बनने शुरू होंगे, इसके बाद बनने शुरू होंगे. यस, सो दिस विल बी लाइक ए और ए, ये पूरा बॉन्ड यहाँ है ही नहीं, ना के बराबर. बी और बी बॉन्ड ना के बराबर, और ए बी के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है. तो हम इसे कुछ इस तरह से शो करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ रिएक्शन. तो ये ट्रांजिशन स्टेट कोई ऐसा नहीं है कि रियल स्पीशीज है जिसको हमने देखा है, जिसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. तो लिख लेना कॉपी में ये भी, ट्रांजिशन स्टेट इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर विच इज एट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट. ठीक है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, जब बॉन्ड्स टूट रहे हैं, बन रहे हैं, उसका जस्ट एक बिगिनिंग शो करने के लिए हम बनाते हैं उसको. और इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद बॉन्ड्स बनने शुरू होंगे. तो जैसे बॉन्ड्स बनने शुरू हुए तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम 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 कम, और फिर आपका बना प्रोडक्ट. ये बॉन्ड बनने लगा, मतलब ए बी और ए बी के बीच में बॉन्ड्स बनने लगे. अब सवाल आता है कि सर ये ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो बहुत आसान है ये बात. तो ये ऊपर आएगा कि नीचे आएगा इस लाइन के, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये भी बहुत आसान है बात. किस पे डिपेंड करेगा? जी हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा. तो ये भी पॉइंट लिखें कि ये भी पॉइंट लिखें दैट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ. इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ. बहुत आसान सी बात है. 10th क्लास में भी जब आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ाया जाता है, आप अगर ढंग के टीचर से पढ़ रहे होगे तो ये आपको रियल मीनिंग आपको उसका बताया जाता है कि जब एक मजबूत बॉन्ड्स टूट रहे हों, मजबूत बॉन्ड्स बोल लो या मजबूत इंटरेक्शंस बोल लो, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत लो होती है. एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहे होंगे, टूट गए, पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ गई. अब एक नए बॉन्ड बने. अब जो नए बॉन्ड्स बने हैं, अगर वो इन पुराने बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी. इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे थी, बॉन्ड्स टूटने लगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, अब नए बॉन्ड्स बन रहे हैं. अब सेम बॉन्ड तो बनेगा नहीं क्योंकि कुछ नया बन रहा है. सेम बॉन्ड तो बनेगा नहीं, कुछ नया ही बनेगा, और कुछ नया बन रहा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी इसके कंपैरिजन में कुछ अलग होगी. और बॉन्ड एनर्जी पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है. बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी. तो बस यही बात है कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टूटकर वीकर बॉन्ड्स बन रहे हों, अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी रिएक्शन में जब नाइट्रोजन बनता है, ऑक्सीजन बनता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हमेशा, नॉट हमेशा, इट डिपेंड्स ऑन अदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एज वेल, बट जनरली ऐसा देखोगे आप कि जब भी नाइट्रोजन बन रहा होता है, हाइड्रोजन बन रहा होता है, इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है काफ़ी हाई होती है. 900 कुछ किलो जूल्स एनर्जी होती है अपने नाइट्रोजन NN ट्रिपल बॉन्ड की. हाइड्रोजन की भी लगभग 450 किलो जूल पर मोल के आसपास एनर्जी होती है. तो ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, और जब ये बनेंगे तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाएगा, तो बहुत एनर्जी रिलीज हो जाएगी. और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इसलिए ऐसे रिएक्शंस जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये लोग बनते हैं, ज्यादातर, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ लॉ, ज्यादातर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. और अगर उनकी काइनेटिक्स भी तेज है, वो एनर्जी निकल रहा है और बहुत तेजी से निकल रहा है, तो वो रिएक्शंस एक्सप्लोसिव भी हो जाते हैं. ठीक है, अभी मैंने बेटा कोलिजन थ्योरी की कोई बात नहीं की. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, बिकॉज अगर आपको ये नहीं समझ आया, आपको ऑर्गेनिक में बहुत ही परेशानी होगी. ठीक है,
और कोलिजन थ्योरी तो नहीं समझ में आएगा। चलिए, सो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स अगर ब्रेक हुए और वीकर बॉन्ड्स फॉर्म हुए तो देखो, तो सर अब फिर ये सब ऐसे बचपना मत करना ना आपकी, सर ऐसा क्यों होगा, कोई स्टेबल चीज अनस्टेबल चीज क्यों बनाएगी। ये सब 8वीं 9वीं 10वीं के और स्कूल लेवल और सस्ते मास्टरों के कॉन्सेप्ट्स हैं भाई, ये सबको दिमाग में मत लाना। ना ही ऐसा सवाल कमेंट सेक्शन में या कहीं भी पूछना आप, ठीक है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि कोई स्टेबल चीजें ही बनती है, कुछ नहीं। वो चीज बनेगी जिसके बनने से डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है, और इसका डेल्टा एस यूनिवर्स जब आप कैलकुलेट करोगे पॉजिटिव ही आएगा एट अ गिवन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर के नीचे नहीं आएगा पॉजिटिव, उस टेम्परेचर के नीचे पॉजिटिव नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स ब्रेक होगा, वीकर बॉन्ड्स बनेगा, तो ये हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसी का उल्टा, जब वीकर बॉन्ड्स ब्रेक हुए और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बने तो वो हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी डायग्राम में कुछ एक दो पॉइंट्स और ऐड करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो हम ये वाले प्रोडक्ट को अगर मान के चलें, तो क्या समझ में आ रहा है इधर कि ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो मैं बोल सकता हूं कि इतनी एनर्जी क्या हुई है, इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। और इसको मैं डेल्टा एच या फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज डेल्टा एच या फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ऑल्दो अब ये बहुत बेसिक बातें हैं, आपको बहुत आसानी से समझ आ रही होंगी कि अगर प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही किया जाता है, तो प्रोडक्ट की ज्यादा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी इसका मतलब एंडोथर्मिक है, जैसा कि ये ग्राफ बना हुआ है। यही अगर नीचे वाले को आप पकड़ो तो एंथैल्पी की वैल्यू ये आएगी और ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी, बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है। और जब अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स में आपने अगर मेरे साथ पढ़ा होगा तो वहां पर मैंने आपको ये डेल्टा एच और डेल्टा जी के बारे में थोड़ा एग्जैक्ट बताया है कि वो क्या है। ये बेसिक लेवल पे ऐसा समझना ठीक है, और काइनेटिक्स में आप अगर यहां पर ये ऐसा लिखोगे तो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, सही है। बट एक एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगा अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के मेरे लेक्चर्स देखेंगे, और ये जो बात है वो शायद ही आपको बहुत रेयर जगहों पे बताया जाता होगा। ये इंस्टेंटेनियस होता है सब, dh बाई डी एन, dg बाई डी एन, फिर इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन होता है, मैथमेटिकली एक्सप्लेन होता है, तब जाके चीजें थोड़ी और बेहतर क्लियर होती। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे ही देखना है हमको। दिस इज डेल्टा एच। और कुछ बातें ऐड कर सकते हैं इसमें? जी हाँ, चलो एक आध बात और ऐड करते हैं। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को या एनर्जी प्रोफाइल को थोड़ा मैं ऐसा बनाता हूं, यहां पर भी कुछ बातें ऐड होंगी भाई, अच्छे से समझना सभी लोग। पोटेंशियल एनर्जी और ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, सपोज मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। सपोज दिस इज द रिएक्टेंट, दैट्स द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट, दैट्स द प्रोडक्ट। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक वाला पढ़ा होगा, उसमें आपने SN1 SN2 ऐसा कुछ पढ़ा है ना। क्या देखते हो आप, SN2 रिएक्शन को जब आप देखते हो आप ये पाते हो कि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, कि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है, जैसा कि हमने पिछला एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया, एक ट्रांजिशन स्टेट बना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुई। बट यहां पर आपको दो दो ट्रांजिशन स्टेट्स दिख रहे हैं, देखो दो दो ट्रांजिशन स्टेट्स दिख रहे हैं, दो दो ट्रांजिशन स्टेट्स दिख रहे हैं। तो एक्चुअली में ये रिएक्शन ना दो स्टेप में हुआ है, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड इंटरमीडिएट, इसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इंटरमीडिएट एंड दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। तो सिंस दो ट्रांजिशन स्टेट है तो चलो मैं इसे TS1 TS2 कह देता हूं। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में काफी फर्क है। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक हाइपोथेटिकल सा ड्राइंग है जो हम बना रहे हैं।
एक ऐसा सिचुएशन जो हम मान के चल रहे हैं कि हाँ यार पूरे बॉन्ड्स टूट गए होंगे, नए बॉन्ड्स बनना जस्ट स्टार्ट हुए होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा होगा उसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ ऑन पेपर। हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, उसकी स्टडी नहीं कर सकते आइसोलेट करके, बट इंटरमीडिएट्स आर डिफरेंट थिंग्स। These can be isolated, although they are short-lived, but they can be isolated, they can be studied as well, their stabilities can also be compared। ठीक है, जैसे आप SN1 रिएक्शन का मैं एग्जांपल लूं तो वहां पर कार्बोकैटायन बनाते हो, कार्बोकैटायन को आप इंटरमीडिएट बोलते हो, कहीं कार्बेनायन बनाते हो उसे आप इंटरमीडिएट बोलते हो, तो कुछ वैसी बातें। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा मैं पिछले लेक्चर से आपको कुछ चीजें रिलेट करने को कहूंगा। मैंने सीक्वेंशियल रिएक्शंस पढ़ाया है। कैसे बताया था? ए से बना आई से बना पी, ये बोला मैंने K1, ये बोला था मैंने K2, इसको कहा था इंटरमीडिएट। पिछले ही लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिकली बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें पढ़ाई गई, 6th लेक्चर। तो यहां पर अगर मैं ये देखूं कि यार ये एक्टिवेशन एनर्जी हुई फॉर ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ट्रांजिशन स्टेट 2, तो क्या करें सर इससे? तो अभी ना फिलहाल में मैं आपको एक इक्वेशन बता दे रहा हूं। हमारा आगे का जो डिस्कशन होगा कोलिजन थ्योरी में, हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, प्रोसेस समझेंगे कि ये इक्वेशन आया कहां से। फिलहाल मैं बस आपको लिख रहा हूं इस इक्वेशन को, इसका नाम बोल दे रहा हूं, और इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन अभी मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। आगे का जो भी लेक्चर बचा हुआ है आधे घंटे का, वो पूरा इस पे ही केंद्रित होगा। यहां पर आप देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी, बस एक चीज आपको दिख रही है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो K की वैल्यू कम होगी। इसके लिए कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है कि देखो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी वो है कि तुमको ये चीज खरीदना है, तुमको इतने पैसे चाहिए, ये सब ऐसे रोट छाप पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, तो सीधे मैथमेटिकली यहां से दिख रहा है कि EA बड़ा है, K छोटा है। ठीक है, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा है, दैट्स इट। अब आप यहां पर आओ, ये एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी है, इसका मतलब इसका K जो है वो छोटा है, और K छोटा होता है तो हम उसको कौन सा स्टेप बोलते हैं? स्लो स्टेप। रेफर टू लास्ट लेक्चर। यहां पर आपका K जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी छोटा है, इसका मतलब K बड़ा होगा, और K बड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फास्ट स्टेप। और आपको बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने डिराइव करके बताया था कि जब एक स्लो हो एक फास्ट हो तो जो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड स्लो स्टेप पर करता है, वो डिपेंड स्लो स्टेप पर करता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि हाँ यार ये जो है RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रिएक्शन का, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सभी बातों को आपको अपने हिसाब से कॉपी में लिखनी है, जो भी बात मैं कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलोगे सर ये नोट्स दे दो, अबे तो ये नोट्स में मैं इस तरह से लिख रहा हूं ना, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं मैं सब चीजों को नहीं लिख सकता, तो वो आपको वीडियो के थ्रू अपनी कॉपी में बढ़िया से लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ऑर्थोडॉक्स तरीका ये, सर आजकल तो सब लोग नोट्स ही दे देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है दे देते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। आपको नोट्स खुद से बनाना है, जो भी लेक्चर है उसको देखकर। तो नोट्स से मुझे नहीं लगता कि उतना बेनिफिट होता है जितना कि आप खुद से नोट्स बनाएं, लेक्चर्स देख के हर एक बात को जो भी मैं डिलीवर कर रहा हूं उसे कॉपी में लिखें। देन तो कहाँ थे हमने आपको बताया एंथैल्पी, हमने आपको बताया एक्टिवेशन एनर्जी, हमने आपको बताया इंटरमीडिएट। अब इसी में थोड़ा सा और एक टाइम पास आप कर सकते हो, फिर हम कोलिजन थ्योरी स्टार्ट करेंगे। कि मानो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मानो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको दोनों डायरेक्शंस में देखना होगा। मैं भी सिंगल स्टेप रिवर्सिबल रिएक्शन बना रहा हूं। सो दिस इज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी रिएक्शन ड्रैग हो रहा होता है।
ऑल्दो हर रिएक्शन ही रिवर्सिबल होता है टू सम एक्सटेंट, बट अप्रॉक्सीमेटली हम ज़्यादातर रिएक्शंस को इरिवर्सिबल मान लेते हैं, और जो रिएक्शंस सब्सटेंशियली आगे नहीं जाए हुए रहते हैं उनको हम रिवर्सिबल मान के बात करते हैं। तो मान लो जो रिएक्शंस हम इरिवर्सिबल अप्रॉक्सीमेट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बात हो रही, दैट इज रिएक्टेंट से पी। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, this is activation energy for forward reaction, and for this backward reaction this is the reactant, this P is the reactant, so this is the activation energy for the backward reaction. Very clearly it can be seen, this is the activation energy for the backward reaction, and for the forward reaction this is the enthalpy change, this is the enthalpy change for the forward reaction. So बहुत easily दिख रहा है कि इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H होगा वो एक्चुअली में फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इसके बराबर होगा, ई ए एफ माइनस ई ए बी। इससे मैं कुछ आगे और भी चीजें डिराइव करूंगा जब मैं आपको अरेनियस इक्वेशन के बारे में थोड़ी और डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा उसके बाद। चलो कुछ और छोटे मोटे टर्म्स हैं उसको डिफाइन करते हैं। अब एक टर्म आता है बेटा मॉलिक्यूलैरिटी, यहीं पर एक टर्म आता है मॉलिक्यूलैरिटी। तो आपने अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ा, इसमें आपने ये देखा कि ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं और फिर दूसरों के साथ जिनके साथ उन्हें बॉन्ड बनाना है उनके साथ एक अप्रोच करना पड़ता है ना अप्रोच, जैसे ए बी बी हमने देखा, अप्रोच करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपका ए बी बनता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं ट्रांजिशन स्टेट बनाने में, ट्रांजिशन स्टेट बनाने में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उसी को हम मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन formation of transition state of a given reaction, that is called molecularity. अब कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है जो आपको मैं लिखूंगा ही तो ही समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना। मॉलिक्यूल्स बोल लो, पार्टिकल्स बोल लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल लो, उनकी बात हो रही है। मॉलिक्यूल्स की जगह पे पार्टिकल्स बोल देता हूँ, दैट विल बी अ मोर जनरलाइज्ड डेफिनेशन। अब मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बहुत ऑब्वियस सी बात है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है, बहुत क्लियरली यहां से समझ आ रहा है। सो मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शनल और जीरो। बट जो ऑर्डर था रिएक्शन का वो तो कुछ भी हो सकता था, ऑर्डर तो भाई कुछ भी हो रहा था, एक्सपेरिमेंटली आता था, जीरो आ सकता था, नेगेटिव आ सकता है, ऑर्डर आपका 1 2 कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शनल आ सकता है, ऑर्डर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, बट मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। अब ये जो मॉलिक्यूलैरिटी है, आप ही बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से समझना, ये मेरा ये ट्रांजिशन स्टेट है, मैं बोलूं कि ये इस रिएक्शन में R से P का मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, R से P का मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, R से P का मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? तो आप ये बोलोगे क्या कि अच्छा मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, इधर वाले को देखें कि इधर वाले को, सर दो दो ट्रांजिशन स्टेट है, आपने डेफिनेशन में तो बस यही लिखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो कौन वाले को देखें? तो बस यहाँ पर बहुत ही सही बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूलैरिटी आप ऐसे रिएक्शंस के लिए देख ही नहीं सकते। ये जो रिएक्शन है जो मोर देन वन स्टेप में हो रहे हो, जो मोर देन वन स्टेप में हो रहे हो, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस का मॉलिक्यूलैरिटी हम डिफाइन नहीं करते। मॉलिक्यूलैरिटी हम डिफाइन करते हैं ओनली फॉर
this part of the reaction. Look, this part that is called the elementary step. इस पार्ट के लिए ही मॉलिक्यूलैरिटी टर्म डिफाइंड होती है। जी हाँ, तो लिखिए यहां पर कि जो टर्म मॉलिक्यूलैरिटी है इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब समझ गए ना? एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कि जो एक जैसे SN1 रिएक्शन है, 2 स्टेप में हो रहा है, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। बट उसके जो 2 इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, बोथ विल बी कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप्स। So it is defined only for elementary reactions, and stoichiometry of the reaction, ये भी एक important point है। Stoichiometry of the reaction is itself its molecularity। स्टोइकियोमेट्री से ही मॉलिक्यूलैरिटी का पता चल जाता है, ऑर्डर में ऐसा नहीं है, ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल आता है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मतलब रिएक्शंस विद मोर देन वन स्टेप। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग, मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। These are the points। कुछ और पॉइंट्स बताएं? जी सर बताइए। सुनो, एक दो बातें और सुनो इसके बारे में, इस टर्म के बारे में। सपोज करो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, ए से बी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या हुआ होगा, कुछ ए से B1 बना होगा, फिर इस B1 से सपोज करो B2 बना होगा, फिर इस B2 से सपोज करो B बना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार कि ये तीनों क्या है, एलिमेंट्री स्टेप्स हैं। दीज आर एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे, दीज विल बी द एलिमेंट्री स्टेप्स ऑफ द रिएक्शंस। और इनमें से किसको हम रेट डिटरमाइनिंग बोलेंगे? अच्छा, अगर तीनों का के वैल्यू जो है वो कंपैरेबल है तब तो फिर बहुत अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। आपने देखा ही है पिछले लेक्चर में कि अगर सब कंपैरेबल होता है तो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आता है, तो वो उतना कन्वीनियंट नहीं है यूज करने के लिए। तो हम ये देखेंगे कि इसमें किसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है। उसी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से इमेजिन करो किसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है, हम वो इमेजिन करेंगे। हम देखेंगे कि मानो इसको हमने बोल दिया कि चलो ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, ठीक है। तो ये जो है, मान लो ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, या फिर चलो फिलहाल के लिए मैं पहले वाले स्टेप को स्लो स्टेप बोल देता हूं, वो कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, RDS। सो दिस एलिमेंट्री स्टेप विल बी द RDS ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये RDS होगा। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो एलिमेंट्री स्टेप है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। मजे की बात है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो ऑर्डर भी आता है ना, वो भी 1 ही आता है, वो भी 1 ही आता है, क्योंकि ये जो स्टेप्स डिराइव किए गए ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल ही हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल ही हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों ही 1 है, तो ऑर्डर भी स्टोइकियोमेट्री के बराबर होता है, ऑर्डर भी स्टोइकियोमेट्री के बराबर होता है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एक पॉइंट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसी से एक बात मैं आपको ये बताता हूं, सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो हमेशा ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, वो कभी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होगा। कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अरे ऐसा कैसे सर, आप खुद ही समझो।
बहुत बेसिक सी बात है बेटा, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ए से बी, मानो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, फिर वही कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से सोचो, मानो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है और मैं बोल रहा हूं ये कभी कॉम्प्लेक्स नहीं हो, ये कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकता, वही लिखा है ना, उल्टा तो नहीं लिखा है, हाँ ये हमेशा कॉम्प्लेक्स है, ये कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकता, कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकता। तो हम मान लेते हैं चलो कि से ये एलिमेंट्री है। अगर ये एलिमेंट्री है, अगर ये एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों सेम होता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों सेम होता है। तो यहां पर हमने पहले से बताया हुआ है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटली हमने निकाला हुआ है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम बोल रहे हैं मान लो ये एलिमेंट्री है, अगर एलिमेंट्री है तो ऑर्डर जीरो है तो मॉलिक्यूलैरिटी भी जीरो हो जाएगी। बट मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हाउ इट कैन बी जीरो, हाउ इट कैन बी जीरो, इट इज नॉट पॉसिबल। यस, इसका जीरो होना पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये जीरो हो जाए। और इस वजह से हम कहते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या है, दे मे और मे नॉट बी कॉम्प्लेक्स, कोई जरूरी नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो वो भी लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस मे और मे नॉट बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड आई होप आपको मैंने एनर्जी प्रोफाइल बहुत ही कायदे से समझाया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक जिसका हमें था इंतजार, दैट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैंने आपको अभी फिलहाल ही बता दी, बट जो असली कुछ पॉइंट्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। एक्चुअली इसमें ना हम अटेम्प्ट करेंगे टू प्रेडिक्ट के थ्योरेटिकली। तो क्या अटेम्प्ट करेंगे इसमें कि हम जो k है रेट कांस्टेंट जो अभी तक हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला है उसको थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है, थ्योरेटिकली फॉर्मूला बनाकर ऑन पेपर घर में बैठकर हम k की वैल्यू निकालना चाहते हैं। और हम एक चीज और पढ़ना चाहते हैं, कि हाउ k varies with temperature. K varies with temperature. Earlier it was seen that, ये तो थोड़ा सा ऑब्वियस भी लगता है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। आप आसपास आप यही चीज ऑब्जर्व भी करते हो कि हाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हाँ यार रिएक्शन तेज होने लगता है। तो यही ऑब्जर्व पहले भी किया गया था। इट वॉज सीन दैट, लिख लो, it was earlier seen that with every 10 degree Celsius rise in temperature, rate constant K was approximately doubled. इसका कोई खास अब काम नहीं है, बट हाँ ये देखा गया था कि हाँ 10 डिग्री बढ़ाने में लगभग डबल हो जा रहा है, एग्जैक्ट नंबर्स की बात नहीं हो रही है, लगभग डबल हो रहा है। अभी हम इन ऑब्जर्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे इस थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो ये बातें हमको समझ में आई। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई प्रेडिक्ट करना है के को। तो इसने कहा कि यार चलो ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है कि बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड बनता है, क्यों टूटता है, क्यों बनता है। अब इसने बोला कि देखो एक तो बहुत सीधी सी बात है,
कि वही मॉलिक्यूल्स, इसी रिएक्शन को आप समझो, बहुत ही फोकस के साथ समझना बेटा। AA एंड BB, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स। ये जो आज का लेक्चर है, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लेक्चर्स। Like I enjoy teaching topics like ionic equilibrium, thermodynamics, reaction mechanisms of organic chemistry, these topics, salt analysis of inorganic chemistry. These are some of the tough topics that I really like to teach, like quantum mechanical model. These are the topics. तो उनमें से ये भी एक टॉपिक है, collision theory. And the topics that I don't feel like teaching are mole concept, equivalent concept, redox reactions. Although I will cover it up, बहुत अच्छे से cover करूँगा, परेशान होने वाली बात. Redox reactions. Then comes chapters like surface chemistry and something like this. इस तरह के chapters समझ पा रहे होगे. IUPAC nomenclature. मज़ा नहीं आता उसको पढ़ाने में उतना खास कुछ. तो देखो AABB आपके पास है. पहली मैं एक वार्निंग आपको देना चाहूंगा कि कोलिजन थ्योरी में आप कहीं भी ये टक्कर वक्कर इमेजिन ना करें. 2 पॉइंट्स मैं आपको पहले ही लिखकर बता रहा हूं कि इसके बाद ना ये जो टक्कर वाली थ्योरी है ना, ये सस्ते मास्टरों की जो टक्कर वाली थ्योरी है, उस पर आपको थोड़ा और भरोसा हो जाता है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स आप अपने बुक में लिखा हुआ पाते हैं. क्या है ये 2 पॉइंट्स? पहला ये कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी हाई. मॉलिक्यूल्स शुड बी हाई. और दूसरा पॉइंट, प्रॉपर ओरिएंटेशन should be there while collision. ये 2 पॉइंट्स आप लिखे हुए पाते हैं, तो इससे आपको वो बातों को और आपको एकदम भरोसा दिलाया जाता है कि देखो बेटा, 2 गाड़ियां आ रही होती है ना, तो एकदम गजब का एक्सीडेंट कब होता है, एकदम डिस्ट्रॉय कर देने वाला एक्सीडेंट कब होता है, जब दोनों बहुत तेज आती हैं. तो इसी तरह बेटा, जब मॉलिक्यूल्स तेज आएंगे ना, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी ना उनकी, तभी वो टक्कर खाएगा ना, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा. ऐसी कुछ बातें. फिर देखो ओरिएंटेशन भी लिखा है ना, मतलब वो कैसे आने चाहिए, वो एकदम ऐसा हेड ऑन हेड कोलिजन होगा. तभी तो बेटा जब गाड़ियों का ऐसा हेड ऑन हेड कोलिजन होता है ना, तो फिर टूट जाते हैं, बॉन्ड्स भी उसी तरह से टूट जाएंगे. तो आपको भी थोड़ा सा फीलिंग आ रहा होगा, हाँ यार अच्छा है, ये बकवास है, इसी को रोड छाप पढ़ाई बोला जाता है. ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको समझ आ रहा होगा. काइनेटिक एनर्जी क्यों ज्यादा है? अब आपने जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स पढ़े हैं, जो कि गैसेस के लिए है, कोलिजन थ्योरी भी गैसेस के लिए ही है, बट इसको थोड़ा आप यूज करके दूसरे भी रिएक्शंस को थोड़ा सा फीलिंग ले सकते हैं, ऑल्दो है गैसेस के लिए, कि जब आपके पास एक सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है? नहीं. आपने पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ी होगी आपने, अलग अलग तरह के काइनेटिक एनर्जीज पढ़े हैं. मतलब ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है. हाँ, बट हम एवरेज के लिए एक फॉर्मूला अलग से बताते हैं, बट कुछ का ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है. तो सपोज करो आपके पास 50,000 मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्ट करना चाहते हैं, जो AABB के मॉलिक्यूल्स हैं वो AB बनाना चाहते हैं. 50,000 मॉलिक्यूल्स है, आपने एक T टेम्परेचर दिया, तो क्या मिनिमम क्राइटेरिया बताया था आपको, क्या होना चाहिए कि भाई इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो अपने ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएं, क्योंकि उनको बॉन्ड तोड़ने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो कहां से आ रही है? वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीमेंट उनकी काइनेटिक एनर्जी से ही आ रही है. इस वजह से लिखा हुआ है यहां पर ये पॉइंट कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी हाई. एक पर्टिकुलर लेवल, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए. ये वाला पॉइंट थोड़ा लास्ट पार्ट में समझ आएगा, इसी लेक्चर में लास्ट पार्ट में समझ आएगा, पहले उसको देखें. लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स का तो बेटा होता नहीं है, सभी मॉलिक्यूल्स का तो होता नहीं है काइनेटिक मतलब
एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो इसने कहा कि देखो K जो है उसका जो पहला फैक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं K रिलेटेड है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, K कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। तो अगर कुछ परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स ही इस काइनेटिक एनर्जी वाले क्राइटेरिया को पास कर पाएंगे, अगर कुछ परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स ही इस काइनेटिक एनर्जी वाले क्राइटेरिया को पास कर पाएंगे, इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आएगा वो इफेक्ट होगा। जी सर, बिल्कुल होगा, है ना। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आएगा, कम मॉलिक्यूल्स करेंगे तो कम प्रोडक्ट आएगा। तो इसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि पहला एक बैरियर नजर आ रहा है, वो है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर कि भाई सबसे पहली चीज तो यही है कि उतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी बात, एक और फैक्टर है, क्या? अब बॉन्ड टूट गया, मान लो अब बॉन्ड टूट गया, ए और बीबी का बॉन्ड ऑलमोस्ट टूट गया। अब इनको आपस में अप्रोच भी तो करना पड़ेगा, अप्रोच भी करना पड़ेगा सो दैट दे कैन फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। ए बी बॉन्ड बन पाए, इसलिए दोनों को अप्रोच भी करना पड़ेगा। तो इस अप्रोच को इसने बहुत अच्छे से कोलिजन से बताया, कोलिजन से बताया। और वो कौन सा कोलिजन? याद करो, आपने जो आइडियल गैसेस पढ़े हैं, ऑल्दो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, अभी नियर फ्यूचर में ही पढ़ाऊंगा। 24 वाले बच्चों को मैंने 50 बार बोला है, बिल्कुल रेस्ट अश्योर्ड रहे। जो थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन बचा है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड दिस द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब समझ सकते हो आप रियल लेवल पे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, बहुत सारे मैसेजेस रोज आते रहते हैं इसको लेकर, सर वो सरफेस केमिस्ट्री कब होगा, ये कब होगा। बेटा जो हुआ है पहले उसको कर लो यार अच्छे से, ठीक है, फिर सब कुछ हो जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं। तो यहां पर ए बी बी, तो कोलिजन आपने पढ़ा होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी करके एक टर्म आपने पढ़ा होगा, अगर आप कहीं ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको ZAB से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बताता है कि कितने कोलिजन्स हुए, इसका मतलब भी लिख लें, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स between A and B, between A and B in unit time, in unit time, in unit volume, यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट टाइम में कितने कोलिजन्स हुए, उसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज ZAB। तो इस पे भी तो निर्भर करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। अच्छी थ्योरी लग रही है, अच्छा लग रहा है, इसका जो सोच है वो काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ यार सही है, एक तो एनर्जी बैरियर है और एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इसने यही कहा, इसने कहा कि जाओ। फिर बात आई, लोगों ने कहा अरे यार ठीक है, लेकिन ये एनर्जी बैरियर को कितने लोग क्रॉस करेंगे, ये तुम कहाँ से बता पाओगे? तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बताया गया, ऑल्दो हम इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं करेंगे। इसका अगर आपको डेरिवेशन चाहिए, आपको अगर सीखना है तो ऑल्दो मैं चैनल में नहीं कराऊंगा, कि आपको पीटर एटकिंस में मिलेगा, जहाँ बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ों को बताया गया है मैथमेटिकली, बट इट इज़ not at all required for your JEE Advanced preparation, and this channel is only for JEE Advanced, and therefore I will not discuss any irrelevant things out here. So energy barrier, तो कितने मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे उसके लिए इसने एक फ्रैक्शन मैथमेटिकली ही बताया, which is -EA/RT। आप देख सकते हैं ये एक यूनिटलेस टर्म है, ये एक यूनिटलेस टर्म है। ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे एनर्जी बैरियर को, EA ही है वो एनर्जी बैरियर की लिमिट। तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपने थोड़ा सा वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व पढ़ा है तो इसका आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया आएगा, क्योंकि वहां भी एक बड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है जिसको हम पढ़ाते हैं, है ना। तो वो अगर आपने पढ़ा है तो फिर इसका आपको थोड़ा ठीक ठाक आइडिया आएगा। Fraction of molecules crossing that EA value, तो ये वो फ्रैक्शंस है। तो इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला तैयार था,
इसने कहा कि यार देखो मेरा फॉर्मूला तैयार है, बस यही बात है कि यार K है, ये एक्चुअली में ZAB दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पासिंग द एनर्जी बैरियर, इसके बराबर होना चाहिए। दिस वाज theoretically done by this theory। फिर बोला गया कि जाओ एक्सपेरिमेंट्स कर लो और पता कर लो, देखो जो वैल्यूज आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला है ना वो बिल्कुल इसकी वैल्यू के साथ मैच करेगा। बट आपको क्या लगता है मैच करेगा? मुझे तो नहीं लगता करना चाहिए। पहली बात तो यही है कि ये ZAB को निकालने में ही हमने बहुत सारे एजम्पशंस लिए हुए रहते, बहुत सारे एजम्पशंस लिए रहते। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो रिएक्शन के K की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसके साथ, हाँ वेरिएशन भले आप इससे समझ सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे K बढ़ जाएगा, फिर वगैरह वगैरह, और जो वेरिएशंस हैं वो आप समझ सकते हो, बट एग्जैक्ट नंबर्स की बात तो नहीं कर पाएंगे हम इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। तो वैसा ही हुआ, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ मैच किया तो नंबर्स मैच नहीं कर रहे थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज फाउंड, बट most of the times, I am not saying always, most of the times it was found that K theoretical was coming greater than K experimental, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादातर समय छोटी आ रही थी, ज्यादातर समय छोटी आ रही थी। कुछ बहुत रेयरेस्ट केसेस थे जहां पर बड़ी भी आ रही थी, उसको एक्सप्लेन करने का एक अलग तरीका है विच वी विल नॉट डिस्कस, लेकिन इस पोर्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विच इज 99% ऑफ द केसेस में आपको थ्योरेटिकल वैल्यू ज्यादा आ रही थी। फिर यहां पर आता है ये वाला पॉइंट, यहां पर आता है ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने लिखा था दिस पॉइंट, यहां पर आता है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, प्रॉपर ओरिएंटेशन शुड बी देयर व्हाइल कोलिजन। मतलब जब बेटा हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात की, मैं एक बहुत ही फेमस आपको इसमें एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज करो NO2 का मॉलिक्यूल है, बहुत आसान बात है, NO2 का मॉलिक्यूल है, तो जो हमने बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करी है, तो NO2 मान लो रिएक्ट करके N2O4 बना रहे हैं, तो N और N को कोलाइड करना पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। N और N को कोलाइड करना पड़ेगा, मतलब कोलाइड मतलब अप्रोच करना पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन जब हम कोलिजन थ्योरी की बात करें, जब हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी इस टर्म की बात कर रहे हैं, तो हमने तो एक्चुअली हर तरह के कोलिजन्स को काउंट कर लिया है। मतलब अगर ये एकदम ऊपर से ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को टक्कर मार रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो उसको भी काउंट कर लिया है। इस N के इसको भी मान लिया है, ये N इधर से अप्रोच करके ऑक्सीजन को अप्रोच कर रहा है, उसे भी गिन लिया है। तो हमने ये ZAB में कुछ ज्यादा ही कोलिजन्स काउंट कर लिए हैं। लेकिन क्या आपको समझ आ रहा है कि वो हर कोलिजन इफेक्टिवली प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, वो हर कोलिजन इफेक्टिवली प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। प्रोडक्ट तो सिर्फ ये वाले कोलिजन्स बनाने चाहिए। और इसको कैलकुलेट करने का अगर आपके पास भी थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो समझ आ रहा होगा, कोई तरीका हो ही नहीं सकता। कैसे कैलकुलेट करोगे यार इसको मैथमेटिकली कि कितने ऐसे कोलिजन्स हो रहे होंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। इवन इफ अगर आप ये करेंगे भी तो आपको बहुत सारे एजम्पशंस लेने पड़ेंगे कि ऐसा हो रहा है, मान लेते हैं मॉलिक्यूल ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, विच इज फार बियॉन्ड द प्रैक्टिकलिटी, बहुत दूर हो जाएगा। वैसे भी वो फिर वैल्यूज बहुत ही वेरी करेंगी। तो फिर क्या किया गया, फाइनल कंक्लूजन यही बताया गया कि देखो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि थ्योरेटिकल ज्यादा आ रहा है, बट मैं फिर से यहाँ साइड में लिख रहा हूं कि रेयर केसेस ऐसे भी हैं जहां पर के थ्योरेटिकल की वैल्यू छोटी आ जाती है कि एक्सपेरिमेंटल से, ऐसा भी हो सकता है। बट हम इस पे भी चर्चा नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। अलग थ्योरी है, थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें रेयर रिएक्शंस है, जस्ट लीव इट। लेट्स फोकस ऑन 99.9% ऑफ द केसेस। तो इसने बोला देखो यार समझा तो मैंने दिया ऐसा क्यों हो रहा है, बट
मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो बोला गया तो क्या करें? बोला गया एक काम करो, मेरे फॉर्मूले को डिस्कार्ड मत करो, बट ये करो कि देखो बड़े मेहनत से निकाला है मैंने और बहुत हद तक सही भी है, तो डिस्कार्ड मत करो मेरे फॉर्मूले को, बस एक काम करो कि आपने ये थ्योरेटिकल वैल्यू लो और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लो, दोनों में जो वेरिएशन आ रहा है उसको सेटिस्फाई कराने के लिए यहां पर एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 10 आ रही है और थ्योरेटिकल वैल्यू 20 आ रही है, तो आप क्या करो, इस थ्योरेटिकल इक्वेशन में यहां पर क्या मल्टीप्लाई कर दो, हाफ, ऐसा कुछ। तो इस फैक्टर को बोला गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो जो फाइनली करेक्टेड इक्वेशन आई, फाइनल करेक्टेड इक्वेशन, तो जैसा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच नहीं हुई तो फिर हमने इक्वेशन को थोड़ा करेक्ट करके देखा, ऐसा कुछ। थ्योरेटिकली क्या बताया गया था, k was equal to ZAB मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT, ये बताया गया था। और हमने ये पाया कि 99% केसेस में ये जो वैल्यू आ रही थी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज्यादा आ रही थी। तो उस रिजल्ट को मैच करने के लिए हमने यहां पर एक फैक्टर मल्टीप्लाई किया, दैट इज P। तो कंक्लूजन में ये बोल सकता हूं, और ये जो P है ये जनरली 1 से छोटा होता है, बट यदि ये 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब यही है कि रिएक्शन हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स। ठीक है, वो रीजंस जो है वो इस थ्योरी से बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, उसके लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ेगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट टेकिंग इट। बट आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि P 1 से बड़ा हो गया तो क्या मतलब है, 1 से छोटा जनरली रहता है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो K है वो कितने फैक्टर, अभी P क्या है ये मैं बता रहा हूं, 3 फैक्टर। एक तो तुम्हारा एनर्जी बैरियर, एक एनर्जी बैरियर वाला फैक्टर जो कि ये वाला फैक्टर है, इनटू आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और एक और फैक्टर व्हिच इज P, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर, की ओरिएंटेशन वाला जो फैक्टर है, इसीलिए इसका नाम स्टेरिक फैक्टर भी है। कुछ लोग इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर नाम से भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। कुछ लोग ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर। सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, और इसे ना कंबाइन करके ऐसा भी लिख दिया जाता है, A, इस कांस्टेंट को A लिख दिया जाता है इनटू e रेज टू द पावर ऑफ माइनस EA बाय R। इसी को कहा जाता है अरेनियस इक्वेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज भी किया था। दिस इज अरेनियस इक्वेशन, दिस इज अरेनियस इक्वेशन जो हमने कुछ देर पहले यूज किया था। तो इस तरह से ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी को भी समझा पा रहा है कि K के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। देख लो आप, ये नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा, और एक प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिल रही है कि कितना बढ़ाने पे कितना बढ़ेगा। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ कोलिजन थ्योरी। बहुत ही अच्छी थ्योरी है, समझ में भी आया होगा, मजा आया होगा। और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब जो कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे को आना चाहिए, वेदर वो 23 एस्पिरेंट है, 24 एस्पिरेंट है, 25 एस्पिरेंट है, डज नॉट मैटर्स, आना ही चाहिए। ये केमिस्ट्री पढ़ने की प्री रिक्विजिट है, मैं तो ऐसा कहूँगा, जो भी एनर्जी वगैरह जो भी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। अब क्या हमने पूरे जो चीज़ें बोली थी वो चीज़ समझा दिया है उन चीज़ों को, तो ये तो हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। देन इट वाज अर्लियर सीन दैट, अच्छा इसको भी देखो, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं हम। कैसे? सपोज ये 10 डिग्री बढ़ाने पर रफली डबल हो रहा है। याद है कुछ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने आइडियल गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो उसमें एक आप ग्राफ बनाते हो, द वेरी फेमस ग्राफ, जेई एडवांस ने भी काफी बार इस ग्राफ को पूछा हुआ है, एंड दिस ग्राफ इज ऑन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस, सपोज करो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं बना दे रहा हूं,
ऑल्दो यहाँ पर आपने जो पढ़ा होगा, हो सकता है आपने वेलोसिटी पे पढ़ा हो, मैं उसी को काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेरिएशन तो वैसा ही होगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ है, दिस द ग्राफ ऐसा, और ये ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, वो ये बता रहा होता है कि कितने परसेंटेज मॉलिक्यूल्स इस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या इस काइनेटिक एनर्जी को कंटेन कर रहे हैं। देखो ये मैं थोड़ा सा बहुत ही जल्दी में बता रहा हूँ ये ग्राफ, क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पढ़ना खुद में एक लेक्चर है, ठीक है। और एक्चुअली में यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बस डायरेक्टली लिख दिया जा रहा है अभी, बट वहाँ पे हमको समझना होता है कि क्या है, पूरी मैक्सवेल की बोल्ट्जमैन की जो इक्वेशन होती है मैथमेटिकल, वो देखना पड़ता है, फिर वो किसके बीच का ग्राफ है वो समझना होता है। और मैं आपको बता दूं ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है ये भी एक तरह का अप्रोक्सीमेशन है, एक्चुअल में वहाँ कुछ और होना चाहिए, बट रफली हमें ग्राफ को ऐसे ही समझना होता है। तो लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ें उस चीज़ को, बोल्ट्जमैन वाले को, तो पूरा एक एक डिटेल पढ़ें, तभी आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो ये कहा जाएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्टली बस इतना पढ़ रहे हो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को, तो ये मेंस लेवल का मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर रहे हैं, जो कि यहाँ समझाने के लिए अपने को इनफ है, इसलिए मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। सो सपोज करो ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी जो है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, ये E की वैल्यू है, और ये बना है T टेम्परेचर पर, ये बना है T+10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन पर, जो भी है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो, ये जो एरिया, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट करती है, जिसकी एनर्जी E से ज्यादा है। ये रफली क्या हो जा रहे हैं, देखो डबल हो जा रहे हैं, यस। तो यही मतलब है कि रेट भी डबल हो जा रही होगी, क्योंकि शुरू में मान लो 10 मॉलिक्यूल्स अगर उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, तो अब रफली 20 मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो ये वाले पॉइंट को भी हम समझ पा रहे हैं यूजिंग दिस कोलिजन थ्योरी, दैट इज अरेनियस इक्वेशन, कहीं ना कहीं इसी से लिंक्ड है। तो आई होप आपको कोलिजन थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हाँ, ये लगभग हमने जेई एडवांस के लिए जो रिक्वायर्ड पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, वी हैव फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 8, वी विल बी डूइंग वेरी सिंपल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज वो मेंस ओरिएंटेड एक पार्ट है, जहां हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लॉ को प्रेडिक्ट करेंगे यूजिंग सम एलिमेंट्री रिएक्शंस। वो बहुत मुश्किल या फिर कुछ ऐसा नहीं है, बहुत आसान सा पोर्शन है। मेंस वगैरह में वो सब ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं, एंड देन वी विल बी डूइंग सम एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन केमिकल काइनेटिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स नहीं लिया है, ऑर्गेनिक का नहीं लिया है, तो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप ज़रूर लीजिए। और बहुत, अगर आप सिंसियर बच्चे हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और अभी हमारे पास पूरा ईयर पड़ा हुआ है, कोर्सेज रुकेंगे नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे टाइम बाय टाइम, ठीक है। वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे टाइम बाय टाइम। बस अभी क्या है, मैं 3 तारीख तक अपना जो ये जेई एडवांस हो जाए, उसके बाद में 24 वाले बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाऊंगा, 24 एंड 25 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।